सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। 18 साल बाद पाकिस्तान आने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर पाकिस्तान का दौरा एकतरफा तौर पर अचानक खत्म करके दोनों टीमों के दरमियान सीरीज मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले वनडे मैच के स्टार्ट में ताखीर हुई तो ये खबरें सामने आई कि शायद कोरोना की वजह से खिलाड़ियों को होटल में ही रहने की हिदायत की गई है, लेकिन बाद में न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया और इसकी वजह सिक्योरिटी खदशात बताई गई। वजीर आजम इमरान खान ने खुद न्यूजीलैंड की वजीर आजम से रब्ता किया, उन्हें बताया कि हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की टीमों को सदर के बराबर सिक्योरिटी फराहम की जाती है। आईसीसी ऑफिशियल्स भी कई बार पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इत्मीनान बख्श करार दे चुके, इसके बारे में रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद सवाल यह पैदा होता है कि न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी वफ्द 4 महीनों से पाकिस्तान में मौजूद था। कीवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने सिक्योरिटी माहिर की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया था। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने भी बयान दिया था कि उन्हें रिक डेक्सन की रिपोर्ट पर मुकम्मल यकीन है, जिसके बाद 11 सितंबर को न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंची थी और वो पिछले 5 दिनों से रावलपिंडी में सख्त सिक्योरिटी में प्रैक्टिस भी करती रही, होटल से ग्राउंड और ग्राउंड से वापस होटल आती रही। लेकिन वजाहत किए बगैर सिक्योरिटी अलर्ट को जवाब बनाकर सीरीज मनसूख करके न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक बुज़दिलाना फैसला क्यों किया? भारत में गुज़िश्ता सालों में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब रही, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर क्रिकेट होती रही। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बहाना बनाकर खेलने से इनकार करने वाले सिक्योरिटी खदशात के बावजूद भारत में क्रिकेट खेलते रहे हैं। इसे जेंटलमैन गेम कहते हैं। खुद न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। न्यूजीलैंड में 15 मार्च 2019 में दहशतगर्दों ने नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद में आने वालों को निशाना बनाया और उस वक्त वहां बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने दौरा मनसूख करने के बजाय उसे जारी रखा। क्राइस्टचर्च में दहशतगर्दों का हमला हुआ, फिर भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड कोई पहली टीम नहीं जो पाकिस्तान आई थी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 सालों में कई गैर मुल्की टीमें अपने दौरे कामयाबी से मुकम्मल करके जा चुकी हैं। 2015 में जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई। फिर इसके 2 साल बाद 2017 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई और श्रीलंका ही वो टीम थी जिसने 2009 में पाकिस्तान का आखिरी दौरा किया था, जब 3 मार्च 2009 दहशतगर्दों ने होटल से स्टेडियम आते हुए श्रीलंकन टीम पर हमला कर दिया था और उसे दौरा मनसूख करके वापस जाना पड़ा था। लेकिन फिर भी ठीक 8 साल के बाद श्रीलंकन टीम पाकिस्तान वापस आई और दौरा कामयाबी से मुकम्मल हुआ। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन समाथी पाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में 30 साल से ज़्यादा अरसे जंग जारी रही, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने किसी भी दिन एक भी ऐसा मैच मनसूख नहीं किया जो दोनों ममालिक ने आपस में श्रीलंका में खेलने पर इत्तेफाक किया था। फिर वेस्टइंडीज़ की टीम ने 2018 में पाकिस्तान का दौरा किया। श्रीलंका की टीम 2019 में दोबारा पाकिस्तान आई। फरवरी 2020 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें कुमार संगकारा, रवि बोपारा, समित पटेल के अलावा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जनूबी अफ्रीका के दीगर खिलाड़ी भी शामिल थे। और इसी साल जिम्बाब्वे की टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और फिर जनूबी अफ्रीका की टीम ने भी 2021 के स्टार्ट में यानी इसी साल पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन किसी भी टीम ने न्यूजीलैंड जैसे खदशात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। इन टीमों को भी वैसी ही सिक्योरिटी फराहम की गई थी जैसी न्यूजीलैंड की टीम के पास थी। 2017 में पीएसएल का फाइनल लाहौर में खेला गया, जिसमें कई गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने शिरकत की। फिर 2018 में पीएसएल के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में खेले गए और उसके बाद अब तो पूरी की पूरी पाकिस्तान सुपर लीग ही पाकिस्तान में होती है, जिसमें गैर मुल्की क्रिकेटर्स बगैर किसी कंसर्न के शिरकत करते हैं। क्या उनके तासुरात होते हैं, जरा ये देखिए। पीएसएल में गैर मुल्की कमेंटेटर्स और ऑफिशियल्स हर साल पाकिस्तान आते हैं। कभी कोई मामूली सा वाकया भी पेश नहीं आया,
न्यूजीलैंड से सीरीज के बाद इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान आना था, लेकिन कीवीज की इस हरकत के बाद अब इंग्लैंड के दौरे पर भी सवालिया निशानात खड़े हो गए हैं। इस पूरे वाकये पर वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबको इस वाकये के बाद इंतजार था कि शेख रशीद पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को, इस दौरे को नाकाम बनाने वालों को बेनकाब करेंगे, लेकिन उनका रवैया तो बिल्कुल न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के जैसा था कि सब मालूम तो है लेकिन बता नहीं सकते। क्या गुफ्तगू की उन्होंने, जरा ये देखिए। ये एक दोस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के ज़रिए मुलतवी किया, ख़त्म किया गया। जिसकी भी साजिश है मुझे नाम लेते हुए मुनासिब नहीं है। हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं। तो अब ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल रही और शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने, उन्होंने क्या बातें की ये आपने देखा। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। डैरन सैमी ने ट्वीट किया कि न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर उन्हें मायूसी हुई। डैरन सैमी ने ट्वीट में यह भी लिखा कि 6 साल से पाकिस्तान जाकर मैं खेल रहा हूं और हमेशा मेरा तजुर्बा बहुत बेहतरीन रहा है और पाकिस्तान को मैंने हमेशा एक महफूज मुल्क ही पाया है। सिक्योरिटी का जवाब बनाकर दौरा मनसूख करने पर अफसोस हुआ है। न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख होने से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान होगा, क्योंकि इस दौरे के बाद अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये सोचना शुरू कर दिया है कि उन्हें इंग्लिश टीम को पाकिस्तान भेजना है या नहीं भेजना, और अगर इंग्लिश टीम भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं आती तो इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं कि मुस्तकबिल में फिर पाकिस्तान में बहाली के लिए नए सिरे से पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड को कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। लेजेंड बैट्समैन, साबिक टेस्ट कप्तान जावेद मियांदाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है न्यूजीलैंड ने एक बड़ा ही बुज़दिलाना फैसला किया है, लेकिन इस फैसले के पीछे जावेद साहब कोई साजिश की बू आपको कहीं महसूस हो रही है? किसी की ये साजिश है पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुँचाने के लिए? बिल्कुल, मुझे तो कुछ लगा फिशी फिशी है ये प्लानिंग, यानी कि प्लान समथिंग कुछ हो के ये चीज़ हुई है, क्योंकि कभी भी ऐसा देखा नहीं कि आपने ऐसी और वो चीज़ की कि यानी कि सब रह रहे हैं, सारा कुछ मैच स्टार्ट होने वाला और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी हम मतलब सिक्योरिटी। और भाई सिक्योरिटी तो तुम जब से आए हो तुम्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम आया या किसी किस्म की आपको फ़ोन कॉल आए या थ्रेट आए कुछ आई तो ये भी आती है तो आप पहले है ना। और पहली बात तो ये है कि इस जो टीम है उसको तो यानी कि प्रेसिडेंट सिक्योरिटी होगी इस वक्त, राइट? क्योंकि उनको तो यहाँ पर आए हुए पता है सारा कुछ। ये तो हमेशा पाकिस्तान में अब जो भी आता है उसको वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी होती है। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने एकदम अभी बगैर खेले सब कुछ करके और एकदम है ना ये चीज़ जो है ना लेके आ गए, और इससे अच्छा नहीं होना, क्योंकि क्रिकेट को फायदा नहीं होना। और ये समझते हैं कि अगर न्यूजीलैंड ऐसे कर रहा है तो पाकिस्तान क्या न्यूजीलैंड जाने के लिए ये करेगा? बिल्कुल यही करना पड़ेगा। टिट फॉर टैट होता है ये तो इससे तो क्रिकेट और क्रिकेट की जो कंट्रीज हैं ये दूर होती जाएंगी। बल्कि क्रिकेट तो ऐसी चीज़ है कि आपको यानी कि रिलेशनशिप बढ़ाती है, राइट? और एकदम ये फैसला जो आया है ये मुझे समझ से बाहर है कि ये न्यूजीलैंड ने एकदम कैसे स्टेप ले लिया। तो जावेद, क्या लग रहा है आपको, क्या न्यूजीलैंड किसी दबाव में है? इससे पहले आईसीसी के चीफ भारत से ताल्लुक़ रखते थे, अब वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। खबरें ये भी हैं कि भारत की रिकमेंडेशन पर ही उन्हें लगाया गया। तो क्या किसी तरह के भारतीय दबाव में न्यूजीलैंड ने फैसला किया, ऐसा लगता है आपको? देखिए, लाजिम बात है कि पता तो नहीं ये नहीं है, मगर आप देखें ना इससे फायदा कौन उठाता है हमेशा, इन चीज़ों से कर कौन सकता है? लाजिम बात है कि उनने एक इंडिया ने हमेशा ऐसा रखा है कि जैसे उनके अलावा नहीं, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। उनके 1 करोड़ की तो अरब की तो आबादी है, तो उसके अंदर अगर ये तो पैसा जो होता है। और दूसरी जगह तो अगर आप रेशो पे जाएं तो बराबर है, वी आर बेटर देन इंडिया। वहाँ तो भूखे मरे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज मच बेटर। हर कंट्री है तो मगर देखना ये होता है कि भाई उसके सोर्सेज और क्या है, इनकम क्या है और दूसरी की क्या है, कितनी है उसकी। तो ये चीज़ें जो है ना मायने में नहीं आती है, राइट? अब वो अपने आप को बना के रखेंगे, लोग देखते हैं कि जी हो बात वो नहीं है, उनकी आबादी इतनी है, उसके लिहाज से वहाँ अभी भी बहुत गुर्बत है। सही, लेकिन अब जावेद भाई, रमीज़ राजा ज़ाहिर नए नए पीसीबी चीफ हैं, उनका अब ये बड़ा एग्रेसिव बयान आया है कि हम न्यूजीलैंड को आईसीसी में देखेंगे, उन्हें वहाँ हमें सुनना पड़ेगा। क्या ऑप्शन हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास आईसीसी में? नहीं, देखिए पाकिस्तान को सबसे पहले तो है ना ये करना चाहिए कि न्यूजीलैंड से पूछना चाहिए कि जी आपको इन चीज़ों का कैसे मतलब इज्जत, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी भी ना टाइम आपने एकदम स्टेप ले लिया है, राइट?
इसकी आप हमें वजाहत कर दें ताकि हमें पता तो चले। एटलीस्ट वी नो कि भाई ये व्हाई यू पीपल आर गोइंग अहेड दिस काइंड ऑफ वो सही। आपने डिसीजन लिया, ताकि हमें पता तो चले। अगर इसमें कोई सदाकत है, कुछ है, तो डेफिनेटली फिर हम उस चीज को देखेंगे। हमारा तो फ्यूचर भी है, आगे भी क्रिकेट आएगी। मगर आपने सही चीज आके, कल तक सारी चीज सही थी और आज सडनली एकदम चेंज हो जाती है, तो वो समझ नहीं आई मुझे भाई। सही। तो जावेद भाई, ये अब इसमें हुकूमत मजीद क्या किरदार अदा कर सकती है? जैसे ये मनसूखी की खबर आई, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ ज़ाहिर ख़त्म ही हो गई, ये बच नहीं सकी। अब क्या हुकूमत के एंड से क्या इकदाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेने चाहिए? ज़ाहिर है वो खुद भी इतने बड़े नाम रहे हैं क्रिकेट के। देखिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब, जो हम अपना फर्ज जो है वो अदा कर रहे हैं ना। अब सामने वाले को भाड़ में मारे, अगर उसको तो अगर नहीं करेगा तो ये आगे आएंगे ना कहीं तो। इनका भी कभी इस किस्म से आएगी ना, क्योंकि क्रिकेट है ये, इसमें आगे पीछे तो चीजें चलती रहती हैं। जब तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। तुम्हें बल्कि फायदा होता है हमारे आने से, राइट? हमें आपके आने से इतना फायदा नहीं है, कोई आपकी हमसे अच्छी टीमें नहीं है। देखिए, ये तो टीम के ऊपर फर्क पड़ता है। एक क्वालिटी टीम होती है, उसकी डिमांड होती है, उसकी है ना पहले से है ना वो सोल्ड आउट होती है टीमें, राइट? तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वांटेड है हर वे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन इंडिया जैसी में है ना, पाकिस्तान सबसे ज्यादा वांटेड टीम है। वो दे मेक मिलियंस ऑफ मिलियंस जब पाकिस्तान को वर्क करता है तो हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से टाइम से, जैसे आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्रिकेट, राइट? अगर अब वो होते हुए और क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इस चीज को कैसे मान जाए? सही। लेकिन जावेद साहब, अब जाहिर है ये जब भी गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आती हैं, आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही उनको प्रोटोकॉल दे देते हैं? वज़ीर आज़म और सदर से ज़्यादा उनको सिक्योरिटी दे दी जाती है, बड़ी उनकी आओ भगत की जाती है, मेहमान नवाजी की जाती है। तो क्या इसी रवैये का फ़ायदा उठाते हैं लोग, इसको हमारी कमज़ोरी समझते हुए हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि अगर देते हैं तो उनको तो फिर तो कभी सोचना नहीं चाहिए ना। यानी कि आपका इतना ख्याल रखते हैं जो कि हमें रखना भी नहीं चाहिए। उसके बावजूद कि हम इज्जत करते हैं विद रिस्पेक्ट द टीम एंड अ कंट्री, कि भाई नहीं, उधर से कोई भी आता है वो हमारा मेहमान है। हमारा तो है ना इस्लाम, हमारी तो है ना कल्चर सिखाता यही है कि बड़ों की इज्जत करनी है, अच्छे अपने जो भी है दोस्त हैं, भाई हैं या नेबर्स हैं जो कोई आ रहे हैं, उनको आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल देना। तो हमारे यहाँ तो ये कि मुझे याद है जब हम खेलते थे, इंडिया की टीम आती थी यहाँ पर, इंडियन बेचारे इतने खुश होकर जाते थे कि आप सोच ही नहीं सकते। यहाँ टिकटें नहीं मिल रही हो, होटल में रहने, हमारे पाकिस्तानियों घर पे बुला के इनको ठहराया, और ये चीजें नहीं है। हमारा हमेशा इस चीज में वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान रहा है। सही। लुक आफ्टर करना, हर चीज का है ना सही बोलना, यानी कि किसी चीज का बेनिफिट नहीं लेना कि भाई टीम आ जाए कुछ भी हो, जैसे भी ऐसी चीज नहीं है। और पाकिस्तान में कभी भी है ना ऐसे नहीं हो। अभी मैचेस हुए हैं, अभी आप है ना 2020 सही। अब लेकिन जावेद भाई, ज़ाहिर है इस सीरीज़ के बाद ये सीरीज़ कामयाबी के साथ ख़त्म होती, फिर इंग्लैंड की टीम को भी पाकिस्तान आना था और पाकिस्तान में सीरीज़ खेलनी थी। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी इस बारे में सोच विचार कर रहा है कि वो पाकिस्तान अपनी टीम भेजे या नहीं भेजे। तो ये एक नुकसान के बाद दूसरा बड़ा नुकसान भी हमें उठाना पड़ सकता है। अब इस सिलसिले में आप आईसीसी का क्या किरदार देख रहे हैं? आईसीसी को क्या इंग्लैंड को हिदायत करनी चाहिए कि आप अपनी टीम वहाँ भेजें? पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कहीं कोई इशू नहीं है, न्यूजीलैंड ने एक बिला जवाज़ एक ये दौरे को ख़त्म किया। आप समझते हैं कि अब इसमें आईसीसी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? लेकिन हमें ये चीजें सोचनी चाहिए, नुकसान क्या है। भाई अगर एक आदमी आता नहीं, अपना माइंड सेट करके बैठा हुआ है, उसको आप क्या कर सकते हो? अब ये सारी चीजें ये आईसीसी को, वरना आईसीसी का कोई काम नहीं है। अगर पाकिस्तान की और इन चीजों पे अगर आईसीसी स्टेप नहीं लेती है, तो मैं कहता हूँ आईसीसी को खत्म कर देना चाहिए। जैसे पास में चलता था कि बटन होता था, यानी कंट्री टू है ना बात होती थी, क्रिकेट खेली जा रही थी, आईसीसी आई के कंट्रोल करे। अगर आईसीसी कंट्रोल ही नहीं कर सकती और इस चीज में कुछ कर ही नहीं सकती, तो आईसीसी का फायदा क्या? तो फिर तो हमारा अपना अपना जो होता है, जैसे पहले चलता था कंट्री टू कंट्री, आप है ना खेलते थे, अपने आप ही है ना करते थे, नो आईसीसी और ये प्लान नहीं था, ये कोई भी किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं था।
तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसी वजह से, वरना तो जैसे ये इंडिया और ये दूसरी कंट्री लाजमी बात है, उनकी 1 करोड़ अब अरब की आबादी है, उनसे तो पैसे में कोई नहीं जीत सकता ना। तो बाकी ये न्यूजीलैंड है, इनका क्या होगा? ये कौन सी टीम है? इनके घर में कौन खेलने आएगा अगर पैसा नहीं दिया तो? इनका तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें जो हुई थी, बिकॉज क्रिकेट प्रमोट करो, क्रिकेट नेशनली खेली जाए। एक जैसे फुटबॉल होती है, हर चीज होती है, सारी खेली जाती है। पाकिस्तान इस लेवल पे नहीं है, मगर फुटबॉल उनकी जो फीफा है वो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज तो किया हुआ है ना। वो अपने क्रिकेट तो विवो करवाती है, फुटबॉलर देखती है और ऊपर लेके जाना चाहती है, राइट। ये प्री प्लान कोई चीज है और इन्होंने की है। अब इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई चार्ज आएगा, और मैं आईसीसी को कहना चाहता हूँ तो इसकी आप बिल्कुल इंटीग्रेशन करें इसकी, समझे ना, और जाके देखें कि इनसे बुलाएं और पूछें कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि वाकई क्या चीज हुई थी। सही, बड़ी गैर जानबदार आप कह रहे हैं कि आईसीसी को अब इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और अपना रोल भी इसमें अदा करना चाहिए, लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जावेद भाई, रमीज़ राजा साहब का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? अभी वो नए नए पीसीबी के चेयरमैन बने हैं, या आते ही इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का हो गया, अब इसमें उनकी भी सलाहियतों का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस चैलेंज को वो ओवरकम कर सकेंगे? इससे निपटने की सलाहियतें हैं उनके पास, समझते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। देखें, जो चीज जैसे मैं बोल रहा हूँ ये बात डेफिनेटली वसीम मतलब रमीज ने भी क्रिकेट खेली है, पता है, उनको भी समझ आ जाती है। कमेंटेटर रहे हैं, हर दुनिया में घूमे हैं, माशाल्लाह, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, राइट, क्रिकेटर को हर चीज समझ आती है। और रमीज राजा जो हमारे बने हैं, उनको भी, इमरान खान, हम सबको नजर आ रही है कि ये इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, राइट। और वही हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि ताकि हमें पता चले अगर हमने कोई गलत किया या गलत चीज है तो हम उसको ज्यादा अच्छा करें आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद मियांदाद साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि आईसीसी अगर इस मामले में पाकिस्तान का साथ नहीं देता और इंसाफ से काम नहीं लेता तो फिर आईसीसी जैसे इदारे को बंद कर देना चाहिए। अगर वो इंसाफ ही नहीं कर सकता तो ऐसे इदारे का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आज ये अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई जब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम मैच से और टॉस से सिर्फ 5 मिनट पहले सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर उसने इस सीरीज़ को ही ख़त्म कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उम्मीद ये की जा रही थी कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस साजिश को करने वाले हैं उनको बेनकाब करेंगे, लेकिन शेख साहब ने कहा कि दस्ताने पहने हुए हाथों ने ये साजिश की है। इसका मतलब कि उनके इल्म में तो है कि किन लोगों ने ये साजिश की है, लेकिन अभी वो नाम बताना नहीं चाहते। इसी बारे में मजीद गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज के लिए कितना बड़ा नुकसान है। ज़रताज गुल साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, वज़ीर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रताज साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा आज नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। एक बड़ी इंटरनेशनल लेवल की टीम, एक बहुत बड़ी आलमी रैंकिंग में टॉप टीम 5 मिनट पहले सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर सीरीज़ ही कैंसिल कर दे, तो ये नुकसान तो अपनी जगह है। लेकिन आपको नहीं लगता कि शेख रशीद साहब को बेनकाब करना चाहिए था कि किन लोगों ने ये साजिश रची है? थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नो डाउट जी, पाकिस्तान के लिए और हमारे जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं मुझ समेत अच्छी कोई ख़बर नहीं है। स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट तो पाकिस्तान में आनी चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर तो हम बहुत ही ज़ोर दे रहे हैं। हमारे कोयटा ग्लैडिएटर से लेकर पेशावर ज़ल्मे तक, और मैं समझती हूँ कि बहुत ही हमारे तो अच्छे लीग्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त और बहुत ही बाकमाल क्रिकेटर्स हम लोग यंगस्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट की जब बहाली हुई थी, न्यूजीलैंड की टीम का जो दौरा था और हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी, तो ऐसे में तो पाकिस्तानी बहुत खुश थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सामने कि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, और अभी आप ख़ुद कह रहे हैं कि आपकी जावेद मियांदाद साहब से बात हुई, लेजेंड्स हैं क्रिकेट्स के, हर चीज़ को समझते हैं, तो उनका ये कहना कि एकतरफ़ा उन्होंने इसको कैंसिल किया और वो आईसीसी में ये मामला उठाएंगे, बिल्कुल भी उठाना चाहिए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें ज़रूर देखना चाहिए कि जब न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद में इतने नमाजियों को शहीद किया गया था तो तब तो बांग्लादेश की टीम वहीं पर मौजूद थी। और दूसरा ये कि अभी जब ये टीम आई है तो आपने वीडियोस देखी होंगी, आप शायद चला भी रहोगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से ज़्यादा प्रोटोकॉल है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो बमुश्किल शायद 1-2 गाड़ियों के साथ जाते होंगे। एनी हाउ क्रिकेट की बहाली इंशाल्लाह होगी और जो पाकिस्तानी लोग मोहब्बत करते हैं
क्रिकेट से, और हमने तो स्टार पैदा किए हैं, हम लोगों ने तो लेजेंड्स पैदा किए हैं। वसीम अकरम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, रमीज़ राजा, जावेद मियांदाद, आकिब जावेद, जिसके भी नाम ले, शाहिद आफरीदी, तो मेरा ख्याल में वो तो कम ही है। वहाँ पे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान को खुशियाँ मिलेंगी, वापस आएगी, क्रिकेट की बहाली भी होगी। और कुछ दिन पहले तक तो हम सबसे सिक्योर मुल्क ही थे। आपके सामने है कि हम लोगों ने तो जब अफ़गानिस्तान का इशू आया, जब नेटो फोर्सेस यहाँ से जा रही थी और जब अमेरिकन सारे यहाँ छोड़ के जा रहे थे, तो तब तो तमाम फॉरेनर्स को पाकिस्तान ने ही सिर्फ पैसेज दिया, उनको ठहराया भी और उनको उनके मुल्कों में बाहिफाजत पहुँचाया भी। और PIA के जिस तरीके से हम लोगों ने फ़्लाइट ऑपरेशन किया, दाद देनी चाहिए PIA के चेयरमैन को और PIA को भी और सिविल एविएशन को। बिल्कुल। और ज़रदार साहब, माजी में बहुत सारी टीमें भी पाकिस्तान के कामयाब दौरे करके जा चुकी हैं। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका की टीमें आई हैं, MCC की टीम आई और कामयाब दौरे करके गई। क्या गवर्नमेंट कन्विंस नहीं कर पाई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी पर? 4 दिन से वो यहाँ मौजूद थे, 5 दिन से फिर अचानक से वो इस तरह एग्जिट कर गए। एक और चैलेंज अब इस गवर्नमेंट के लिए बढ़ गया कि जो क्रिकेट बहाल हो चुकी थी, तकरीबन पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी, अब इससे आने वाला टूर इंग्लैंड का वो भी खतरे में पड़ गया। एक बार फिर क्रिकेट की बहाली के लिए नए सिरे से कोशिशें की जाएंगी पाकिस्तान की जानिब से। देखिए, स्टार भी हम पैदा करते रहेंगे, क्रिकेटर्स भी हम पैदा करते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन होता रहेगा। बहरहाल कभी कभी शायद अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं। पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफ़गान का जो इस वक्त जो विड्रॉल है UN का, नेटो का, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, बहादुरी का सबूत देकर, और फॉरेन नेशनल को और तमाम एम्बेसडर्स जो दुनिया के वो पाकिस्तान का ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले फ़ुटबॉल की टीम ही पाकिस्तान PIA जो है उनको लेकर आई है, और आपने वो विमेन टीम के और उनके जो फैमिली है उनकी तस्वीरें आपने देखी होगी। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तो बहुत रोशन चेहरा, मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पता नहीं क्या बात है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का कोई टाइम आता है तो दुश्मन अनासर के साथ साथ पाकिस्तान में आस्तीन के सांप जो है वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले इसकी एक मौसूफ़ा है जिसकी अपनी भी कोई इज़्ज़त नहीं है, वो कोई पाकिस्तान के पासपोर्ट की या उसकी कोई इज़्ज़त की बात कर रही थी। ये वही खातून है PMLN की जो कुछ दिन पहले ख़ुद कह रही थी कि इनके वालिद मोहतरम को पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का ख़तरा है, जान को ख़तरा है, इसलिए वो भगोड़ा जो है लंदन दवाई के बहाने 1-1.5 साल से बैठा हुआ है। तो जिनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं है, वो आस्तीन के सांप जो है, जिन्होंने पाकिस्तान को लूट के खा लिया, जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों के ऊपर कदगन लगाई, वो मिल जाते हैं। तो इन ऐसे लोगों के लिए तो वैसे डूब मरने का मकाम है कि जहाँ पे फॉरेन नेशनल्स क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ट्वीट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए और पाकिस्तान के एक रोशन चेहरे के लिए और पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए। वहाँ ये आस्तीन के साथ फौरन एक्टिव हो। ठीक है सरताज साहब, बिल्कुल ये इस मामले पर कहीं से कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दुश्मन साजिश के तहत हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर हुकूमत को, अपोजिशन को एक साथ खड़ा होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर जो हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई की सूरत में। पेट्रोल प्राइस एक बार फिर बढ़ गई, डॉलर किसी सूरत उसकी कीमत नीचे नहीं आ रही। एक ब्रेक के बाद जरताज गुल साहबा से इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और महंगाई की सूरत में हर वक्त एक चैलेंज हुकूमत के सामने मौजूद है। 2 रोज़ पहले पेट्रोल प्राइस में 5 रुपए का इजाफा किया गया। डॉलर 170 को छूकर अब वापस 168 और 169 के दरमियान में मौजूद है, जिसकी वजह से महंगाई का एक नया तूफान इस वक्त जन्म ले रहा है और आने वाले दिनों में लोगों के लिए मजीद मुश्किलात हो सकती हैं। जरताज गुल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, वज़ीर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत के लिए अब एक जो मुस्तकिल चैलेंज बनी हुई है वो है महंगाई। ज़रा उस पर अब थोड़ी बात करते हैं। 2 रोज़ पहले पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए इजाफा हुआ, डॉलर 170 तक पहुंच गया था। हुकूमत ही हमें बताती है कि रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ हो रही हैं, डॉलर्स बहुत ज़्यादा मुल्क में आ रहे हैं। फिर ये डॉलर की कीमत इतनी क्यों बढ़ी, रुपया इतना क्यों डिवैल्यू हुआ, और उसकी सूरत में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी पड़ी। फिर अब महंगाई का एक नया तूफान आएगा, तो ये इस पर हुकूमत क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? सिर्फ महंगाई पे बात करने से पहले वो पहली वाली बात का जो, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का सवाल और पाकिस्तान की नेशनलिज्म का सवाल है। जब मुत्तहिद होने का टाइम आता है और जिस टाइम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नैरेटिव चलता है, जिसमें इंडिया में भी शायद यानी जो है
वो जाते हैं कि बजाए जाते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश करें, उस नैरेटिव में हमेशा आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि PMLN के सोकल लीडरान और उनके जो ट्वीट्स होती हैं वो ज़रूर शामिल हो जाती है। एक तरफ हम नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर काम करें, एक तरफ हम पाकिस्तान की पीस की बात करें, रोशन चेहरे की बात करें, सॉलिडेरिटी की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें और ये कह रहे हैं हम दुनिया के हम आपकी पीस में लाई होंगे, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। वहाँ पे जब सैयद अली गिलानी का जो जनाजा है, जब उसको भी उनकी डेड बॉडी को छीना जाता है तो मोदी के खिलाफ इन लोगों की कोई ट्वीट नहीं आती। ट्वीट इनकी ये आती है कि जी मोदी हमारा सबसे बड़ा लीडर है, नवाज शरीफ कहता है। वो दुनिया में 2 ही बड़े लीडरान को मानता है और उसके अंदर एक नवाज शरीफ है। और दूसरा जो है वो हम्दुल्ला मोहिब जैसे पाकिस्तान को गाली देने वाले लोगों के साथ भी जो है वो जाके बैठ जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव काम करता है उसमें PMLN जो है वो साथ साथ पेश होता है। तो इसके ऊपर जो है वो हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का नेशनलिज्म का नैरेटिव बहुत रोशन चेहरा बहुत मैटर करता है। तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे सिवाय इस आस्तीन बिल्कुल, और इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस मामले पर सियासत एक साइड में रख के और सबको एक ज़बान होना पड़ेगा, तभी इस साजिश को नाकाम बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस छोटे ज़हनियत के लोग होते हैं ना, इनके दिल की ख्वाहिशात होती है, करप्शन बचाने वाले, आज तक 2 टके का काम तो किया नहीं होता, पोर्टफोलियो लेके प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और भगोड़े होते हैं, जाके वहाँ पे बाहर बैठ के जो हैं अपनी बेइज्जती का भी बाइस बन रहे होते हैं। तो वो समझते हैं कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मौका आएगा तो उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें और दिल की नफ़रतें हैं जो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उभर के आ जाती है, क्योंकि इनको तो ज़ाहिर बात है सिर्फ वही डेमोक्रेसी और वही पाकिस्तान चाहिए जिसमें ये लड़ाइक और निकट्ठू लोग और भगोड़े लोग और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग वज़ीर आज़म बन सके, वरना तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई मौका जो है वो दुश्मनों के साथ मिलकर देंगे। महंगाई वाला सवाल जो मैंने आपसे किया था, क्यों हुकूमत इसको नहीं कंट्रोल कर पा रही है? तो अफसोस ही किया जा सकता है। अब मैं जी अभी मैं आपने उसकी महंगाई की बात की, स्पेशली आपने पेट्रोल हाइक की या पेट्रोल इसकी ऑयल की आपने हाइक्स की बात की। देखिए अरबाब, सारी दुनिया को पता है कि हम कोई पाकिस्तान जो है वो पेट्रोल पैदा करने वाला तो कोई हमारा ऐसा मुल्क नहीं है। हम तो दुनिया से ख़रीदते हैं। अब दुनिया के अंदर वो ममालिक जो ख़ुद पैदा करते हैं, जिनके मुल्कों से तेल निकलता है, उन ममालिक में अगर उन्होंने उसकी प्राइस ज़्यादा कर दी है और इंटरनेशनल मार्केट में लास्ट ईयर 42 पर बैरल था डॉलर, अब अगर इस दफ़ा वो 75 के ऊपर चला गया है तो जो वो बीच का गैप है जिसकी प्राइस हाइक हो गई है 80% एक साल के अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने ये पाकिस्तान की हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया और 18% तक इसको अपने पास कंट्रोल में रखा है और अपनी जेब से हम पैसे दे रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो है हम इसका असर नहीं आने दे रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है इंटरनेशनली जो डॉलर की कीमत है या पेट्रोल की कीमत है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान के कंट्रोल में सिर्फ ये है कि हम इसकी जो पेट्रोलियम लेवी है उसको हम कम कर दें, वो हमने बहुत कम रखी हुई और हमने कोई सेल्स टैक्स इसके ऊपर नहीं लगाया, वो भी हमने इंतहाई कम रखा है। लेकिन ज़रदार साहब, ये जो खित्ते के दूसरे मुल्क हैं उनको भी पेट्रोल इसी रेट पर ऑयल मिल रहा होगा। भारत में 101 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत है, बांग्लादेश में 89 रुपए है, अफगानिस्तान में हम वहाँ देखें कितने बुरे हालात हैं मौशी तौर पर, लेकिन वहाँ अफगानी करेंसी में 61 रुपए वहाँ पेट्रोल की कीमत है। तो इन लोगों ने कैसे इस पर कंट्रोल किया हुआ है? नहीं, ये इस वक्त जिन ममालिक की आपने बात की, ये मेरे पास भी फिगर्स है, उसमें सबसे कम जो है वो 18% जो है वो मजमूई तौर पर जो इजाफा हुआ है हमने सिर्फ 18% किया है, जबकि इसमें इजाफा 80% हुआ है और भारत में तो 245% इसका इजाफा हुआ है और $75 पर बैरल है इस वक्त और पिछले साल 42 था। जब नवाज शरीफ की हुकूमत है तो उस वक्त तो 35 जो था डॉलर पर बैरल था और उन्होंने तो इतनी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो पेट्रोल लेवी लगाई हुई, तो इतना ज़्यादा उन्होंने सेल्स टैक्स लगाया था, उन्होंने तो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बोझ डाला था, हमने नहीं डाला। बट एनी हाउ मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि देखें ये हुकूमत जो है जो इंटरनेशनल कीमतें, अगर हम डॉलर की बात कर लेते हैं, देखें जब पाकिस्तान में पहले जब डॉलर पाकिस्तान में पिछले दौरान हुकूमत बढ़ी थी तो इसहाक डार, आपको याद होगा उसका नाम इसहाक डॉलर पड़ गया था और उसकी वजह से यही इसलिए पड़ गया था कि उन्होंने स्टेट बैंक को एक पैसा छापने वाली जो है वो मशीन बना दिया था और डॉलर की कीमत को
मसनूई तौर पर कम करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के सारे रिजर्व उसके अंदर झोंक दिए थे, जो कि मसनूई चीज़ें थी। और फिर इसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि पाकिस्तान 31,000 अरब का मकरूज हो गया। लेकिन सरताज साहब, आपकी हुकूमत भी इस वक्त पेट्रोल की 1 लीटर कीमत पर 30 रुपए से जायद के टैक्सेस दे रही है। आप लोगों ने सेल्स टैक्स में भी कमी की है, पेट्रोलियम लेवी में भी कमी की है, लेकिन इसके बावजूद भी ये 30 रुपए से जायद की रकम बनती है जो 1 लीटर पर मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में ली जा रही है। सेल्स टैक्स को आप लोग 17% से 10.5% पर लिया है, उसको मजीद कम किया जा सकता है। पेट्रोलियम लेवी को भी मजीद कम किया जा सकता है, जो कि इस बार 3.5 रुपए बढ़ाई गई है। नहीं, देखिए ऑलरेडी अभी आपने खुद तो कहा है कि 80% कीमत बढ़ाने के बजाय हमने सिर्फ 18% पास ऑन किया है। जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मज़ीद पेट्रोलियम लेवी को, जो कि सबसे लोएस्ट है इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत ले रही है, अगर इसको मज़ीद कम किया जाए। देखें अरबाब, ज़ारी बात है कि जो हमारी प्रॉपर एक वजारत है, जो वज़ीर ख़जाना है, वो इस चीज़ को देखेंगे कि मज़ीद इसको किस तरीके से हुकूमत कोशिश करे। लेकिन अगर उसके मुकाबले में आप देखें जो हमने रिलीफ क्या दिए हैं, इसके मुकाबले में कंपैरिजन भी तो हमें करना पड़ेगा ना। रिलीफ हमने ये दिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की जो 70% इकॉनमी है, वो बैकबोन है, वो एग्रीकल्चर पे चलती है। 1100 अरब हमारे किसान भाई, ज़मींदार भाइयों के जेब में गया। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी को चीनी की कीमत नहीं मिली या गंदम की कीमत नहीं मिली। देखिए पिछले दौरे हुकूमत में हार्डली आखिरकार 1300 रुपये पे हद जो मुकर्रर थी, वो 5 साल गंदम की कीमत जो है 1 मन बोरी थी। हमारे दौरे हुकूमत में 1950 से लेकर 2000 तक गई है, यानी कि हमने 3 साल के दौरे हुकूमत में कितने फ़ीसद इजाफा किया? 1300 रुपये पे 5 साल फिक्स रही हैं और हम इसको 1950 और 2000 तक लेकर गए हैं। 1100 अरब जो है हमारे किसान भाइयों की जेब में गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो लेकिन जो किसानों की जेब में जा रहा है वो भी इस मुल्क के दीगर आवाम की जेब से निकल रहा है। ये देखें, ये जरा महंगाई से थोड़ा आगे बढ़कर मुझे पीर को जो मुश्तरका इजलास जो बुलाया सदर मुमलिकत ने इवॉल्व करा। देखिए जी, आप कंप्लीट करने चलें क्विकली, फिर मैं आपको उस तरफ लेकर जाता हूँ। जी बोलें। हाँ जी, सदर मुमलिकत ने जो इजलास ईवीएम पर भी बस मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि देखिए ना, अगर कहीं पर जी कि कमी बेशी, सिर्फ आखिरी बात के अरबाब इस पॉइंट पे कि जो जहाँ पे कमी बेशी है वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि सब्सिडाइज चीज़ें दें। अभी आप गंदम और आटा पहले सब्सिडाइज मिल रहा है, गंदम को भी रिलीज़ करने वाला है, तो मज़ीद इंशाल्लाह महंगाई में कमी आएगी। दूसरी बात ये है कि 14 बिलियन का जो हम लोगों ने यूटिलिटी स्टोर के ऊपर पैकेज दिया है वो अभी तक चल रहा है, और 260 अरब का जो हम लोगों ने एहसास कैश प्रोग्राम, जो 12,000 हमारी बेवाओं की, यतीमों की, नादारों की जेब में जाता है, वो कैश रिलीफ जो प्रोग्राम है वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का चल रहा है। तो हम कोशिश करें कि एक तरफ अगर महंगाई है वो हम पास ऑन ना करें, कम से कम पास ऑन करें, और दूसरी तरफ जो है हम कोशिश करें कि जो रिलीफ के जो प्रोग्राम है उसको हम ठीक है। अब ज़रदार साहब, जिस तरह ये महंगाई कंट्रोल करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अगले इंतखाबात कराने की भी कोशिश आप लोगों की जानिब से की जा रही है, लेकिन इसमें बड़े शदीद इल्ज़ामात वज़रा की जानिब से लगाए गए। उनके पास क्या उन इल्ज़ामात के सबूत हैं? अब उनको नोटिस भी कर दिए गए, अब उन्हें जवाब दाखिल करना है। पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सदर मुमलिकत ने तलब कर लिया है। अब क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात तो अभी तक दूर नहीं हुए, इसको पार्लियामेंट के जरिए आप लोग फिर लाना चाह रहे हैं, फिर अपोजिशन एतराज़ करती रहेगी, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात भी अभी तक अपनी जगह पर मौजूद हैं। देखिए अरबाब, इवेंचुअली जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक आईनी इदारा जिस मकसद के लिए बना है, वो इलेक्शन कमीशन जो है ये बेसिकली इसलिए बना है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अनफॉर्चुनेटली हर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुतनाज़र है। अब पहली पाकिस्तान की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी तरीके से पार्लियामान के ज़रिए जो है वो बिल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पास किया जाए, और उसके अंदर जो है वो ये इंश्योर करे कि 2023 में हारने वाला भी एतराज़ न कर सके और जीतने वाले की जो जीत है उसको मुतनाज़ा न बनाया जा सके और मुल्क आगे बढ़ता रहे, और जो एक वोट की इज़्ज़त है उसको सही तरीके से वोट को इज़्ज़त मिल जाए। अब ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल है, इसमें EVM एक पार्ट है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए जो है वो एक ट्रेसेबल बैलेट, जिसके ज़रिए आप डबल ट्रिपल या मुर्दा लोगों के नाम के ऊपर, ID कार्ड के ऊपर जो है वो नहीं वोट डाल सकेंगे, और वो धांधली करोगे क्योंकि आपका थंब इम्प्रेशन जाएगा जो नादरा के ज़रिए या उस मशीन के ज़रिए जो है वो जो डिटेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि 2013 को कहा गया कि ये जी RO का इलेक्शन था, 2018 को कहा गया कि जी रिज़ल्ट जो है वो डिले था। इस मशीन की क्या EVM की क्या सबसे ज़बरदस्त बात है कि आपको
जैसे ही 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हुआ या जो इलेक्शन कमीशन टाइम इलेक्शन का मुकर्रर करता है उसके 30 मिनट्स के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा और वो ट्रेसेबल होगा, जो बैलेट काउंट होगा। ये नहीं हो सकता कि आपको 300 वोट पूरे पोलिंग स्टेशंस के ऊपर और वहाँ पे 3000 वोट निकल आए, ऐसा नहीं है। तो ये धांधली को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें इलेक्शन कमीशन के लिए कि इसका अपना अमला होना चाहिए, इसको जो है वो बजट इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये किसी और का मोहताज ना हो। इसके अलावा इसमें सबसे और कमाल बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 80 लाख के करीब बाहर रहते हैं, जो रिमिटेंस पाकिस्तान भिजवाते हैं, हक हलाल कमाई पाकिस्तान भिजवाते हैं और हमारे मुल्क का निज़ाम उससे चलता है, उन पाकिस्तानियों को हम वोट का हक दे दें ताकि वो पाकिस्तान का इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। तो इवेंचुअली लड़ाई जो भी हो, अगर एक आईनी इदारा सोशल मीडिया के ज़रिए लड़ाई लड़ेगा तो आगे से भी सियासतदान है वो भी जवाब फिर सियासी देंगे उनको सोशल मीडिया के ज़रिए। लेकिन रिज़ल्ट तो बेहतर यही है कि जो एक आईनी इदारा बना है उसका मकसद ये हो जाए कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके और इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा किए बगैर अगला इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो, यही उनका मैंडेट है। अब जो आपने सदर मुमलिकत साहब की बात की, शोर कोई भी मचाता रहे, एंड मकसद ये कि 2023 का इलेक्शन मुतनाज़ा ना हो। ऐवान में हम बिल लेकर गए हैं, पास कराएंगे और जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक बिल पास हो जाता है ऐवान के जरिए, वो फिर बाय एनी मींस भी इलेक्शन कमीशन को वो करवाना पड़ेगा, क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हम जो पार्लियामेंटेरियंस है हमारा काम है कानून साजी, और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है और इस मामले में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो इलेक्शन कमीशन है। बाकी ये जो ज़बानी कलामी मुतनाज़ा बयान होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रताज गुल साहिबा बता रही थी कि ईवीएम ही सबसे वो बुनियादी तरीक़ेकार है, सबसे आसान तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाया जा सकता है। अब पीर को सदर मुमलिकत ने जो इजलास बुलाया है उसमें अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल होगा ये जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे राना तनवीर साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन अब आगे क्या करने जा रही है। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले ज़रताज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थी और कह रही थी कि ईवीएम ही सबसे साफ़ और शफाफ तरीका है अगले इंतखाबात के लिए कि किस तरह से इलेक्शन से धांधली का खात्मा करना। अब इसी पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। राना तनवीर साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, इससे पहले कि ये ईवीएम वाले मामले पर मैं आपको लेकर जाऊँ, मरियम नवाज साहिबा ने आज एक ट्वीट किया, न्यूजीलैंड टीम का पाकिस्तान का दौरा ख़त्म हुआ, उसकी उन्होंने वो एक चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ लगाई हुई है और ऊपर लिखा है मैं सब पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा। इस मामले पर आपको लगता है कि सियासत करनी चाहिए? अगर दुश्मन ने साजिश करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो हम हुकूमत को इस पर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दें, तंज करना शुरू कर दें हुकूमत पर? नहीं, देखें, इसमें सियासत नहीं है। अगर कहीं किसी जगह पे भी हमें हमारी बेइज्जती होगी, ये बड़ी ज़बरदस्त धचका लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बड़े लोग के धचका कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी कहता है धचका लगा है। मैं समझता हूँ ये हर सतह पे हम फेल हो चुके हैं और गवर्नमेंट ही फेल हुई है ना, वरना बायलैटरल जो रिलेशनशिप होती है उसमें इस किस्म का वन साइडेड फैसला करना नॉट एक्सेप्टेबल। ये नहीं होता कि कोई इतना, और न्यूजीलैंड के साथ हमारे तल्लुकात माजी में कोई इतने मतलब ऐसे कोई नहीं रहे कि खुदा न खासा ऐसा वो करें। हमारे तो बड़े उनके साथ कॉर्डरली रिलेशनशिप है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें ज़रूर इसको हाईलाइट करना चाहिए कि ये आपका सोचेर है। सबज पासपोर्ट की तरफ उससे भी आगे बात बढ़ी हुई है कि जहाँ इतने बड़े फैसले। लेकिन साहब, इस साल के इब्तिदा में इसी हुकूमत में साउथ अफ्रीका की टीम आई, अब से थोड़े अरसे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी, 2013 से 2018 तक आपकी हुकूमत रही, उसमें हमने कोई टॉप टीम पाकिस्तान आते नहीं देखी। नहीं, देखिए उसमें जो हालात थे दहशतगर्दी के, वो आपको पता है इतने ख़राब थे, जो हमने अल्लाह के फजल से रद्दुल फसाद के ज़रिए और ज़रब अज़ब के ज़रिए सारा कुछ किया, और फाइनली आपको पता श्रीलंका वाला भी एक मसला एपिसोड हुआ था। तो उस वजह से ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो मामला तो उस वक्त ऐसे चले थे कि कुछ सिक्योरिटी के मामला बहुत ज़्यादा हमारे थे। लेकिन अब तो अल्लाह के फजल से हमने 2018 में जब पाकिस्तान था वो एक पीसफुल पाकिस्तान था, और आज भी कंपैरेटिवली ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर अगर खुद बात कर रहा है, आप ज़रा इसको इस तरह ना लाइटली लें। अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, आप जरा सोचे, प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा है और श्योर करा रहा है
सही कि मैं गारंटी कर रहा हूँ, श्योर कर रहा हूँ कि ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी है और हाईएस्ट लेवल की जो हेड ऑफ द स्टेट की सिक्योरिटी होती है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर भी अगर वो नहीं मानते तो इससे मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ज्यादती और कोई नहीं हो सकती हमारे साथ, और वही वजह है कि हमारी क्रेडिबिलिटी इस वक्त जो साख है वो मुतासर हुई। सही। अब नाज़ पीर को ये इजलास सदर मुमलिकत ने तलब कर लिया पार्लियामेंट का मुश्तरका। अब हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इस EVM को मंजूर करवाना चाहती है। अगर ये मंजूरी हो जाती है फिर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात तो अपनी जगह पर हैं, फिर अपोजिशन क्या करेगी, खासतौर पर नून लीग? देखिए हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये एक उन्होंने नया तरीका ढूंढा है। जो आने वाले इलेक्शन है उसमें हम इसी तरीके से 2018 में जो धांधली हुई थी वो और तरह की धांधली थी। वो इतना शोर पड़ा, लोगों ने फिजिकली देखा, वोटर ने देखा क्या हो रहा है, वोटर ने वोट छप्पे लाके देखे, वोटर ने पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालते हुए धक्के देते हुए देखा, अंधेरे में गिनती करते हुए देखा, बक्से उठाते हुए देखा, फिर उनका RTS बैठते हुए देखा। लेकिन अब उसको क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा शोर है इसलिए उन्होंने एक मशीन की कोशिश किया कि बटन दबाने से सारा कुछ हो जाए। तो वो इलेक्शन मैं आपको बड़ा क्लियर बताने लगा हूँ कि इनका जो बयानिया है वो ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी पैदा होती है या एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है कि धांधली हुई है वो ना हो, हम मशीन के जरिए वो चाहते हैं। लेकिन अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी स्वाय इनके और इलेक्शन कमीशन भी इसकी ओनरशिप नहीं ले रहा और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो इलेक्शन किस तरह आप। लेकिन राणा साहब इस मशीन को अपने IT एक्सपर्ट से आपने क्या चेक करवाया या बगैर चेक किए आप लोग ये एतराज़ात उठा रहे हैं? हमने चेक ही नहीं करवाया, हमने दुनिया में स्टडी कराई है। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, हमने डेलीगेशन भेजे थे इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हेडेड बाय सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। उस वक्त इंडिया में गए थे, अमेरिका में गए थे, जहाँ जहाँ ये मशीनें इस्तेमाल होती हैं वहाँ गए थे। पहले तो 80% लोग छोड़ चुके हैं, तो वहाँ पे भी यही फीडबैक आया जो रिटर्न है। इलेक्शन कमीशन में भी, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी जमा कराई उन्होंने रिपोर्ट, अमेरिका की भी, इंडिया की भी सारी जमा हुई है। ये नहीं है कि डॉक्यूमेंटेड है, आप देखें तो सही ना। उसमें उन्होंने कहा कि जी ये कोई फुल प्रूफ नहीं है, ये मैनेजेबल चीजें हैं। और मशीन तो मशीन होती है ना जी सरकार, ये तो नहीं होता। मशीन को तो जो आप फीड करेंगे उससे निकल आएगा वो। तो राणा साहब इसका मतलब माजी में जितने भी इलेक्शन जो हमेशा इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचाया जाता था, इस बार धांधली के इल्जामात इलेक्शन से पहले ही लगना शुरू हो गए और जाहिर है फिर ये बाद तक इलेक्शन को मुतनाज़ करते रहेंगे। नहीं, पहले भी देखे ना, मैं आपको बताऊं आजकल ये जो चल रहे हैं डिस्कशन तो उसमें बड़ा क्लियर कट बात होती है। 70-80% जो धांधली है वो पोलिंग डे से पहले होती है, प्री पोल धांधली उसको हम कहते हैं, जिसमें मैनिपुलेशन, जिसमें इलेक्टेबल, जिसमें विस्परिंग, जिसमें माहौल पैदा करना, वोटर लिस्ट, प्रिजाइडिंग अफसर, रिटर्निंग अफसर, बहुत सारे मामला हैं। जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, जब तक शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक आईन के दायरे में रहते हुए काम हम नहीं करेंगे, हम मेरा ख्याल है वो मकसद हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए सारा सिस्टम एक फसाड है जमहूरियत का वो चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन EVM पर किसी भी तौर पर मानने को तैयार नहीं है और उसको अक्सर मुस्तरद कर रही है। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब देखना है कि पीर के इजलास में क्या सूरत हाल बनती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कुछ बात करेंगे। वहाँ पर हुकूमत का ऐलान हुए अब काफ़ी दिन हो चुके, काबीना में किस किस को क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी जा चुकी हैं, ये सूरत हाल भी सब सामने आ चुकी है। लेकिन तालिबान के जो वादे और दावे किए गए थे उस पर किस हद तक आने वाले दिनों में अमल होगा, वहाँ की हम सूरत हाल जानेंगे। बोल न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ उमैर यासिर इस वक्त हमारे साथ काबुल से मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद क्या सूरत हाल है। एक रोज़ पहले एक ख़बर भी सामने आई थी कि जिसमें सिर्फ हाई स्कूल तक लड़कों को तालीम की इजाज़त दी गई थी, तो क्या ख़वातीन पर कुछ पाबंदियां भी तालिबान की जानिब से लगाई गई हैं। सूरत हाल कब तक नॉर्मल हो सकेगी। उमैर, इस वक्त क्या मजमूई तौर पर आप माहौल देख रहे हैं काबुल में? अफगान हुकूमत का ऐलान हुए अब कुछ टाइम गुजर चुका है, लोगों में इस वक्त क्या तासुरात हैं इस हुकूमत को लेकर? जी, लोगों में जो तासुरात हैं वो मिले जुले हैं, क्योंकि कुछ नई हुकूमत आने के बाद कुछ अनासर तो इसको वेलकम कर रहे हैं, जबकि कुछ अनासर वो वेलकम नहीं कर रहे। जो हमारी यहाँ के मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोगों से बात हुई है तो उन्होंने एक दिलचस्प बात ये की है कि दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी हुकूमत से लोग 100% मुतमईन हों। तो यहाँ पर भी उसी किस्म की सूरत हाल है। लेकिन जो काबिल ज़िक्र बात है
जब से तालिबान ने यहाँ पे हुकूमत बनाई है या यहाँ का कंट्रोल संभाला है, लोग जिस बात पर सबसे ज़्यादा मुतमईन हैं वो अमन व अमान है। इस काबुल के अतराफ में आज से तकरीबन 1 माह पहले रात के वक्त जाना खतरे से खाली नहीं था। किसी भी इलाके में या किसी अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब लोग बेखतर और बेखौफ होकर जहाँ उन्होंने अपनी मर्जी से आमोदरफ्त जारी कर सकते हैं। सही। और उमर, ख़वातीन की तालीम के अलावा उनकी नौकरी और उनके जो बाहर निकलने के मसाइल थे, मार्केट्स वो किस तरह जा सकती हैं, उनके लिबास के जो इश्यूज़ थे, वो तमाम मामलात अभी हल तलब हैं या आहिस्ता आहिस्ता हल होने की जानिब जा रहे हैं? जी, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब ये मामला जा रहे हैं। हमें आज काबुल में दूसरा दिन है। हमने खुसूसन आज दिन को और अब से थोड़ी देर पहले तक हम यहाँ के मुख्तलिफ बाज़ारों में भी हम घूमते रहे हैं, बल्कि हमें काबुल से बाहर जाने का भी हमें मौका मिला है। तो कई जगहों पे हमने ख़वातीन को देखा है जो बाज़ारों में आई हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो भी उनकी खरीदारी है। लिबास का भी उन्हें कोई इशू नहीं है, अपनी मर्जी है। तालिबान की जानिब से कोई ऐसी यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई पाबंदी सामने हमें नज़र नहीं। सही। और मैं ज़ाहिर पंजशीर जहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ाहमत का सामना अफ़गान तालिबान को करना पड़ा, वहाँ सूरत हाल कैसी है और वहाँ के लोगों का एक अमूमी तासुर इस हुकूमत के बारे में क्या है? जी, पंजशीर में आज ही हमारा तकरीबन दिन को रब्ता हुआ था वहाँ से, वहाँ के हालात मालूम करने के लिए। तो तालिबान ने पंजशीर के जो मरकजी इलाके हैं उनका वहाँ पे कंट्रोल है। अगर कहीं पे कुछ मुज़ाहमतकार मौजूद हैं तो वो पहाड़ी जो पंजशीर के से के आगे के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मौजूद है। सही। और उमर, जो मुआशी चैलेंजेस तालिबान की इस हुकूमत को हैं, उनसे निमटने के लिए अब ये हुकूमत अब क्या इकदाम उठा रही है, किस तरह से उनसे निमटना है? क्योंकि ज़ाहिर है सरकारी इदारों में तनख्वाहें देने के लिए भी हमने सुना था कि वहाँ पर कैश की कमी है, मईशत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो इसको संभाला देने के लिए ये हुकूमत किन किन इकदाम पर गौर कर रही है? बिल्कुल, ये जो मसला है मईशत का और लोगों तक तो उसके फ़वाइद पहुँचाने का, ये अहम तरीन और सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है, बल्कि ये एक उनके लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है। यहाँ पे जो सबसे अहम बात है कि अब तक जो कारोबार की सूरत हाल थी वो पहले जैसी अब नहीं है। बाज़ारों में आज हमने जो देखा तो काफ़ी दुकानदार जो है वो, चाहे वो बड़े दुकानदार हैं चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, वो हाथों पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और कोई भी उनकी तरफ नहीं आ रहा। बैंकों में इस वक्त जो पैसे हैं वो बिल्कुल नहीं है। कुछ जो बैंकों में पैसे निकालने की सहूलत है वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही मैसर है। तालिबान को इस चीज़ के बारे में इन हुकूमत को बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं कि भाई आलमी बिरादरी जो है वो अपने इन मुआहदात को पूरा करे। हमारे साथ जो मुआहदे किए गए थे यहाँ खुसूसन मईशत के हवाले से और तिजारत के हवाले से, उन्हें पूरा किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर यासिर काबुल से हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस वक्त बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान की हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है और इसके लिए वो अब आलमी बरादरी की जानिब देख रहे हैं कि वो अपने मुआहिदों पर अमल दरामद करे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।